को लेकर मेरा एटीट्यूड क्या है, तो उसमें इमोशन हो सकता है, बिहेवियर होता है और कॉग्निशन मतलब समझ होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप नेचर वाले हो, ठीक है, और आप देख रहे हैं कि जंगल काटे जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ में कोरबा के जंगल काटे जा रहे हैं, या अरावली अभी बहुत फेमस चल रहा है, तो अरावली में बोले कि 100 मीटर के माउंटेन जो है उसके ऊपर वाले को माउंटेन माना जाएगा, उसके नीचे वालों को तोड़ के रास्ता बनाया जाएगा या उसको माइनिंग की जाएगी। तो यहाँ पर अगर आपको सिर्फ गलत लग रहा है तो कॉग्निटिव है कि अरे यार ये नहीं होना चाहिए। गलत लगने के साथ साथ आपको बहुत बुरा भी लग रहा है, यू फील सैड, यू फील एंगर, इस तरीके के इमोशंस भी आपके अंदर ट्रिगर हो रहे हैं, तो इफेक्टिव कंपोनेंट भी है। एंड अगर आप इसके लिए कुछ काम भी कर रहे हैं, अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, अगर आप हड़ताल कर रहे हैं, अगर आप सोशल मीडिया पोस्ट विल नॉट काउंट देयर, बट अगर आप कुछ बिहेवियर कर रहे हैं इसके अंदर उस चीज को बचाने के लिए, रोकने के लिए, तो बिहेवियरल कंपोनेंट। अगर ये तीनों इंक्लूड होता है तो हम बोलते हैं कि यार नेचर को लेकर इस बंदे का एटीट्यूड जो है वो ऐसा है। अगर इसमें से कुछ भी माइनस है कि भैया बिहेवियर माइनस है, सिर्फ अफेक्टिव इमोशंस है और कॉग्निशंस हैं, तो हम उसको एटीट्यूड नहीं मानेंगे, राइट। फिर वो बिलीफ में आ जाता है, वैल्यूज में आ जाता है, जब इसके अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो ये है नेचर ऑफ एटीट्यूड। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? अब इसके अंदर या तो जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, या तो ये पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा स्केल के अंदर में, तो इसे बोलते हैं बैलेंस। पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अच्छा है या बुरा है, किसी भी चीज को लेकर। एक्सट्रीमनेस कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, दिस इज एक्सट्रीमनेस। ये जो एटीट्यूड है ये सिंपल है क्या? क्या इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें और नहीं है क्या? या इस एक चीज के चेंज होने की वजह से बहुत सारी चीजों पर इंपैक्ट पड़ेगा? तो 11th एग्जाम्स सिंपल एटीट्यूड है कि अरे ठीक है हो जाएगा, बट 12th के एग्जाम्स कॉम्प्लेक्स हैं। क्यों कॉम्प्लेक्स हैं? क्योंकि इससे रिलेटेड है कि आपके करियर्स में क्या होगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, एंट्रेंस एग्जाम कौन से निकलेंगे, ये सारा जो है ये क्या है, कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, इसलिए ये एटीट्यूड जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। एंड फिर सेंट्रलिटी। सेंट्रलिटी का मतलब है कि ये सेंटर पे एटीट्यूड है और इससे रिलेटेड फिर बहुत सारी चीजों पर इसका असर ओवर द टाइम पड़ेगा, रिपल इफेक्ट होगा। तो ये सेंट्रलिटी है। जितना सेंट्रल एटीट्यूड होगा चेंज करना उतना मुश्किल है, जितना आउटर होगा उतना चेंज करना आसान है, जितना सिंपल होगा चेंज करना आसान है, जितना कॉम्प्लेक्स होगा चेंज करना मुश्किल होगा। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हर रोज मैं कुछ सबमिटिव क्वेश्चंस डालता हूं जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जब हम एटीट्यूड चेंज की तरफ आते हैं, या फॉर्मेशन को पहले समझते हैं। फॉर्मेशन में क्या दिखा रहा है, ये फॉर्म कैसे होता है, एटीट्यूड कैसे बनते हैं किसी भी चीज को लेकर। अचानक से तो कोई एटीट्यूड बनेगा नहीं ना। अगर आज आप पॉलिटिक्स पर बात नहीं करते हैं तो आपका एटीट्यूड है ही नहीं पॉलिटिक्स को लेकर, बट ओवर द टाइम ये बनेगा कैसे? ये बनेगा आइदर बाय एसोसिएशन। आपके आसपास में लोग हैं जो पॉलिटिक्स पर बात कर रहे हैं, आपके घर पे पॉलिटिक्स पर बात हो रही है, आपके दोस्त पॉलिटिक्स पर बात कर रहे हैं, आपने अगर अभी स्टॉक मार्केट का काम चालू किया है तो आप कहीं से इन्फ्लुएंस्ड हुए होंगे और आपको लग रहा है कि नहीं यार ये करना चाहिए, एंड यू आर डूइंग अ बिहेवियर आल्सो एसोसिएट टू दैट। मतलब एसोसिएशन के थ्रू हो रहा है, पुराने इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट करके हम एसोसिएट कर रहे हैं, वहां से एटीट्यूड बन रहा है। अगर रिवॉर्ड मिल रहा है या पनिशमेंट मिल रहा है, वहां से एटीट्यूड बन रहा है कि पढ़ाई लिखाई से वैसे तो मतलब नहीं था, बट अगर पापा ने बोल दिया कि रिवॉर्ड मिलेगा तो एटीट्यूड में, बिहेवियर में आ गया वो, राइट। अफेक्टिव था, कॉग्निटिव भी था, पर बिहेवियर नहीं आ रहा था। बट अगर उसके साथ रिवॉर्ड एसोसिएट कर दिया गया या पनिशमेंट एसोसिएट कर दिया गया तो भी एटीट्यूड बन जाएगा। किसी और को देखकर हम मॉडल करते हैं, स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में, क्राफ्ट में, बिजनेस में, व्हाटएवर वी फील, तो हम अपने मॉडल्स चुनते हैं। करियर अगर आपको बनाना है अच्छा, तो फाइंड अ मॉडल जिसको आप फॉलो करेंगे। ह्यूमन बीइंग्स ऑब्जर्वेशनल लर्नर होते हैं, है ना। तो अगर आपको जिसके जैसा बनना है उसकी 3-4 लोगों की लिस्ट बना लीजिए और उनको फॉलो करना स्टार्ट कीजिए, रादर देन फॉलोइंग एनीवन ऑन यूट्यूब और इंस्टाग्राम। देन ग्रुप और कल्चरल नॉर्म्स की वजह से हमारा एटीट्यूड बनता है। आप किस ग्रुप का हिस्सा हैं, किस शहर का हिस्सा हैं, किस कल्चर का हिस्सा हैं, उस कल्चर में क्या होता है, रिलीजियस एक्टिविटीज होती हैं क्या, कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं क्या, कितना आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं, कितना आपकी फैमिली उसके अंदर इन्वॉल्व होती है, आप जिस फैमिली से हैं वो फैमिली कैसा सोचती है चीज़ों को लेकर, बिजनेस को लेकर, पैसों को लेकर, रिश्तों को लेकर। ओवर द टाइम आपका एटीट्यूड वैसा बन जाता है। तो अगर घर में ये बात होती है कि आजकल स्कूल वाले तो सारे जो हैं वो सिर्फ पैसा लूटने की कोशिश कर रहे हैं, ओवर द टाइम आपका भी एटीट्यूड जो है वो वैसा ही बन जाएगा, भले आपका स्कूल कितनी भी मेहनत कर ले आपके लिए।
एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, अगेन सोशल मीडिया इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉलो करता है। तो आप जिन चीज़ों को फॉलो करते हैं, जो आपकी लिस्ट में स्क्रॉल में आता है, ओवर द टाइम वो चीज़ आपके दिमाग में बैठती चली जाती है और उसकी वजह से हमारा एटीट्यूड किसी भी टॉपिक को लेकर बन जाता है। तो आप जिस तरीके के पेजेस को फॉलो करते हैं, ओवर द टाइम आपका एटीट्यूड वैसा बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, अनकॉन्शियसली बन जाएगा। तो बेहतर क्या है कि आप वैसी चीज़ों को फॉलो कीजिए जो आप चाहते हैं, है ना। आप प्रोडक्टिव होना चाहते हैं, फॉलो सम प्रोडक्टिव। आप बिजनेस करना चाहते हैं, फॉलो समवन इन बिजनेस। इफ अगर आप स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हैं, फॉलो समवन इनटू स्टॉक मार्केट। अगर आप अपना जीवन बेहतर करना चाहते हैं, फॉलो समवन जो उस तरीके की बातें कर रहा है। ओवर द टाइम आपका एटीट्यूड उस पर बन जाएगा एंड बिहेवियर विल ऑब्वियसली फॉलो योर एटीट्यूड। देन एटीट्यूड फॉर्मेशन में क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं? 4 बेसिक फैक्टर्स हैं। फैमिली और सोशल एनवायरनमेंट, जिस फैमिली से आप बिलोंग कर रहे हैं, जिस सोसाइटी से आप बिलोंग कर रहे हैं, वो आपके एटीट्यूड में हेल्प करता है। रेफरेंस ग्रुप्स, आप किसके आसपास रहते हैं, किसको रेफर करते हैं, किन ग्रुप्स का आप हिस्सा हैं, ये फॉलो फैक्टर है। पर्सनल एक्सपीरियंसेस, आपके जीवन में क्या घटनाएं घटी हैं। अगर अब तक आप एकदम चिल मार के जी रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके एक्सपीरियंसेस ये बोलते हैं कि लाइफ बहुत आसान है, बट ओवर द टाइम ऐसा होगा नहीं। जैसे जैसे आप जिम्मेदार होने लगेंगे, आपके ऊपर जिम्मेदारी आने लगेगी, आप रिस्पॉन्सिबल होने लगेंगे, ये चेंज होने लगेगा और वो चेंज जो है वो आपका पर्टिकुलर एटीट्यूड जो है ओवर द टाइम फॉर्म करेगा। इसीलिए कुछ बच्चे जिनको सब कुछ बहुत जल्दी मिल जाता है, उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस में होता है कि सब कुछ बहुत आसान है और आगे चलकर उनको जीवन में बड़ी इश्यूज होते हैं। और फिर मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंसेस, हमें पता है कि हमें क्या फॉलो करना नहीं चाहिए, बट फिर भी हम फॉलो कर रहे हैं, राइट। एंड देन देयर इज अ कंप्लीट एल्गोरिथम जिससे हम लड़ रहे हैं। आपका दिमाग उन एल्गोरिथम से लड़ पाने के लिए उतना केपेबल फिलहाल नहीं है। जस्ट फॉलो व्हाट यू वांट इन लाइफ। और जितना कचरा आप फॉलो करेंगे, 99% लोग इंटरनेट के अंदर में कचरा फॉलो कर रहे हैं और उसका रीजन होता है कि आपके दिमाग को ऐसा लगता है कि पैसा कमाना, करियर कम बनाना, ये बहुत आसान प्रोसेस है यार, ये आदमी एक दिन चालू किया था, 1 साल में इसने बना दिया कुछ नया, राइट। तो हमें लगता है कि इट्स वेरी इजी और फिर हम इजी रास्ते खोजने की कोशिश करते हैं जो कि मिलता नहीं है। मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंसेस। यहां तक अगर आपको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चेंज होता है क्या एटीट्यूड? कौन चेंज करने की कोशिश करता है एटीट्यूड? हर व्यक्ति, आपके साथ आप भी ओवर द टाइम अपने एटीट्यूड को चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आपको पता होता है कि आपकी कौन से बिहेवियर, कौन सा एटीट्यूड आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आप उसको चेंज करने की कोशिश भी करते हैं। आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके दोस्त, हर कोई जिससे आप मिलेंगे वो आपको अपना वर्जन देगा कि अरे ये प्रॉब्लम चल रही है, इसको ऐसे सॉल्व कर ले, राइट। तो ओवर द टाइम हम एटीट्यूड चेंज करने की कोशिश सब कर रहे होते हैं। जितना आप एड वगैरह जो देखते हैं, वो सारे एड्स जो हैं वो आपका एटीट्यूड चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। आज आप लाइफ बॉय से नहा रहे हैं, कल आप कैटरीना कैफ आ रही हैं और बोल रही है लक्स से नहाओ, और वो मॉडल है अगर आपके लिए तो आप लक्स से नहाएंगे। ये इसीलिए तो इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग जो है वो इतनी ज्यादा चल रही है, बिकॉज यू फॉलो आशीष चंचलानी और आशीष बोल दे रहा है कि ये प्रोडक्ट फॉलो करो, तो आप फॉलो कर दे रहे हैं। आपका एटीट्यूड चेंज कर दिया आप उस प्रोडक्ट को लेकर। पहले आपको लगता था कि यार बेकार चीज है, बट अब आपको लगता है कि नहीं यही है क्योंकि आशीष ने बोल दिया, राइट। तो ये सारा एटीट्यूड चेंज है। एटीट्यूड ओवर द टाइम बहुत तरीके से चेंज होता है। हर पॉलिटिशियंस जो है वो आपका एटीट्यूड चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, घर वाले चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवर द टाइम हर कोई आपका एटीट्यूड चेंज करने की कोशिश कर रहा है, बट क्या तरीके होते हैं इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, राइट। किन किन तरीकों से एटीट्यूड चेंज किया जाता है। सो पहला, फ्रिट्ज हीगर का कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस। इसको समझने के लिए एक POX ट्रायंगल लेते हैं। POX, मान लेते हैं कि द एटीट्यूड टॉपिक इज डाउरी। अब डाउरी में P जो है ये लड़के वाले हैं, बॉयज साइड, O जो है वो लड़की वाले हैं, गर्ल्स साइड, और X जो है वो डाउरी है, एटीट्यूड टॉपिक है। बात हो रही है कि यहाँ पे लव मैरिज होगी या नहीं होगी। नाउ बॉय और गर्ल एक दूसरे को पसंद करते हैं, ठीक है। जो लड़के वाले हैं वो लड़की वालों को भी पसंद करते हैं, तो इनका एटीट्यूड क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया कि हाँ ठीक है कर लेते हैं। जो लड़के वाले हैं ये डाउरी लेना चाहते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड है कि हाँ हमको तो डाउरी चाहिए। जो लड़कियों का साइड है ये बोल रहा है कि नहीं हम तो डाउरी नहीं देंगे, नेगेटिव है। तो अगर 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है? ये बैलेंस में नहीं है। तो यहाँ पर शादी होना बड़ा मुश्किल है। कब तक ये मुश्किल है? अनटिल एंड अनलेस जो बॉय वाला साइड है वो ये बोल दे कि ठीक है भैया हमको मतलब नहीं है, हम नहीं लेंगे डाउरी। तो ये अगर नेगेटिव हो जाए,
तो 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये भी दहेज नहीं देना चाहता, ये भी दहेज नहीं लेना चाहता, बात हो गई है, शादी हो जाएगी। और दूसरा इसका क्या तरीका हो सकता है कि भैया यहीं पे खत्म हो जाए मामला, ये भी नेगेटिव हो जाए। भले ये पॉजिटिव है कि लड़के वाले दहेज लेना चाहते हैं, लड़की वाले देना नहीं चाहते हैं, पर इनके बीच का रिश्ता भी जो है वो खराब हो गया है, तो एटीट्यूड जो है वो बैलेंस में आ गया, अब शादी नहीं होगी। या तीसरा हो सकता है तीनों जो है वो नेगेटिव हो जाए तो भी शादी नहीं होगी, राइट। तो ये 3-4 तरीके हो सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस में, कि अगर चीजें बैलेंस में हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो काम हो जाएगा, राइट। यहां पर आपको साइड में दिख रहा होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे मैं डाल देता हूं। तो ये फॉर्मूला आप देख लीजिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव का कैसा कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस होता है। ओवर द टाइम जब हम चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हम बैलेंस में लाने की कोशिश करते हैं, जब बैलेंस में आ जाएगा तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी एटीट्यूड चेंज की वजह से। फिर आते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस। डिसोनेंस का मतलब क्या है, डिसएसोसिएशन है, यहाँ अलग अलग एसोसिएशंस हो रहे हैं, डिसएसोसिएशन है, ठीक। 2 अलग अलग कॉग्निशन है, मान लेते हैं कॉग्निशन 1 है और कॉग्निशन 2 है। अब इन दोनों कॉग्निशन में बैलेंस नहीं है, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं भगवान को मैं आई डोंट बिलीव इन गॉड, लेट्स से, है ना, बिलीव नहीं है गॉड पे, पर मैं कभी कभी मंदिर चला जाता हूँ। अब ये दोनों अलग अलग कॉग्निशंस हैं कि यार मेरे को भगवान पे भरोसा भी नहीं है और मैं कभी कभी मंदिर चला जाता हूँ। इसमें से जो भी ज्यादा स्ट्रांग होगा, एक रह जाएगा ओवर द टाइम, एक चला जाएगा। या तो व्यक्ति अगर बिलीव करता है या तो बिलीव करने लग जाएगा गॉड पे, या तो ओवर द टाइम मंदिर जाना छोड़ देगा, 2 में से एक चीज होगी, राइट। तो ओवर द टाइम अगर इसमें बैलेंस नहीं है तो क्या होगा, एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, या तो यहां चेंज होगा या तो यहां चेंज होगा। इसे बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। और ये दोनों ही, जो लियोन फ्रिस्टिंजर और फ्रिट्ज हेदर की जो दोनों की थ्योरी है, वो क्या बात कर रही है, कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी की बात कर रही है। अगर कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी नहीं है तो एटीट्यूड चेंज करना आसान होता है और चेंज करना पड़ता है बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस। एंड देन आता है एस एम मोहसिन का कॉन्सेप्ट, 2 स्टेप कॉन्सेप्ट। 2 स्टेप में 2 स्टेप होते हैं, जैसा ये बात कर रहा है। पहला स्टेप होता है रेपो बिल्डिंग। रेपो बिल्डिंग मतलब कि आपको विराट कोहली पसंद आ गया, राइट, उसकी हरकतें, उसका एक्शन, उसके करियर, अनुष्का शर्मा के करियर आपको पसंद आ गया, तो वो आपका एक रेपो बन गया उसको लेकर। अब वो चेंज करेगा अपने अंदर जो कि भैया वो बोल रहा है कि मैं डाइट में सिर्फ अब ये खाता हूं जो मेरी बॉडी को लिए जरूरत है, मुझे टेस्ट से कोई मतलब नहीं है। अब अगर आप विराट कोहली बनना चाह रहे हैं तो आप अपने बिहेवियर को चेंज करेंगे, राइट। तो ये पहला रेपो बिल्डिंग होता है, दूसरा चेंज होता है। इसीलिए उन टीचर्स को आप ज्यादा पसंद करते हैं, जिनको पसंद करते हैं उनकी सारी बातें आप सुनते हैं, जिनको पसंद नहीं करते हैं वो ब्रह्म ज्ञान भी दे दे, आपको उससे मतलब नहीं है और आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। इसे बोलते हैं 2 स्टेप कॉन्सेप्ट। क्या क्या फैक्टर्स इंफ्लुएंस करते हैं इसके अंदर में, एटीट्यूड चेंज के अंदर में? बेसिकली 4 पैरामीटर्स हैं, 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे एग्जिस्टिंग एटीट्यूड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहां समझा था, राइट, बैलेंस, एक्सट्रीमनेस, सिंप्लिसिटी, है ना। तो अगर वो एग्जिस्टिंग एटीट्यूड, कोई एग्जिस्टिंग एटीट्यूड होगा ना जिसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं हम, अगर वो स्ट्रांग है तो जल्दी चेंज नहीं होगा। अगर वो सेंट्रल है तो चेंज नहीं होगा, अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो चेंज नहीं होगा, बट अगर वो सिंपल है तो चेंज हो जाएगा, राइट। फिर सोर्स, मैसेज और टारगेट कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं इसको। टारगेट कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर में आपके भी तो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, राइट। तो ये सोर्स हो गया, ये टारगेट हो गया और ये मैसेज हो गया। तो सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, टारगेट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? आप मेरा टारगेट हो, मैं आपका एटीट्यूड कब चेंज कर पाऊंगा और क्यों चेंज कर पाऊंगा, इसको समझो। परसुएबिलिटी, अगर आपको मैं परसुएड कर सकता हूं, बहुत जल्दी आप परसुएड हो जाते हो कि किसी ने कुछ बोला आप उस तरफ चले गए, फिर किसी और ने कुछ बोला उस तरफ चले गए, तो आपका एटीट्यूड जल्दी चेंज हो जाएगा। अगर आपका स्ट्रॉन्ग प्रेजुडिस बना हुआ है तो मुश्किल है। प्रेजुडिस मतलब भेदभाव जो है कि नहीं मैं तो यही मानूंगा और कुछ नहीं मानूंगा और तुम बोलोगे तो बिल्कुल नहीं मानूंगा। अगर प्रेजुडिस स्ट्रॉन्ग बना हुआ है तो एटीट्यूड चेंज करना मुश्किल है आपका। अगर आपका सेल्फ एस्टीम लो है तो एटीट्यूड आसानी से मैं चेंज कर पाऊंगा। अगर आपको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है तो कोई भी आएगा और आपका एटीट्यूड चेंज कर देगा। बट अगर आपका सेल्फ एस्टीम हाई है तो चेंज करना मुश्किल है। सेल्फ एस्टीम हाई कब होगा? जब देयर इज अ एक्सपीरियंसेस कि आपने कुछ जीवन में किया है, राइट। अचीवमेंट का अगर एक्सपीरियंसेस है तो हाई सेल्फ एस्टीम बनेगा। एंड देन अगर आपका इंटेलिजेंस लो है तो एटीट्यूड आसानी से चेंज हो जाएगा और अगर हाई है तो मुश्किल हो जाएगा।
अब कई बार ऐसा होता है कि आपका है तो वैसे लो, पर आपको ये लगता है कि आपका इंटेलिजेंस हाई है और इसलिए आप कहीं भी किसी भी के बात पे चले जाते हैं, एटीट्यूड चेंज कर लेते हैं और आपको लगता है कि नहीं मेरा तो हाई इंटेलिजेंस है इसलिए कर रहा हूं मैं। तो दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। तो ये बात हुई टारगेट की कैरेक्टरिस्टिक्स की, ये बात हुई सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब बात आती है कि सोर्स जो है वो टारगेट तक मैसेज कैसे पहुंचा रहा है। तो मैसेज इन 4 तरीकों से हम पहुंचा रहे हैं। मैसेज हम रैशनल तरीके से पहुंचा सकते हैं। आप अब इसको थोड़ी देर के लिए हम कुछ एड्स को समझेंगे मैसेज के लिए, है ना। तो मैसेज जो आप तक पहुंच रहा है वो एड्स के थ्रू पहुंच रहा है, तो उसको बेसिक प्रायोरिटी देते हैं। रैशनल एड्स, रैशनल एड्स मतलब जहां पर हॉर्लिक्स का ऐड अगर आ रहा है तो हॉर्लिक्स में बोल रही है कि मेरा बच्चा मुझसे बेहतर तब बनेगा जब वो लड़ेगा और ये करेगा। रैशनल बात है, लॉजिकल बात है कि हाँ ये तो ठीक बात है, अगर ये मेहनत करेगा तो आगे बढ़ेगा। रैशनल मैसेज जा रहा है वहां पर। इमोशनल मैसेज कब जा रहा है, तो एक एग्जाम्पल याद आता है मुझे कि एक एड में हमने देखा कि एक बच्चा अपने फादर के साथ बैठा हुआ है कार के अंदर में और फादर को बोलता है पापा मैंने डिसाइड कर लिया मैं करियर में क्या करूंगा। पापा खुश हो जाते हैं कि हाँ बता क्या करेगा। पापा मैं बड़े होके जो है साइकिल दुकान खोलूंगा। बोले यार क्या बात कर रहा है, साइकिल दुकान खुलेगा। जिस तरीके से आप लोग पेट्रोल खराब कर रहे हो, आगे आने वाले समय में साइकिल ही ऑप्शन बचेगा। इमोशन है कि भैया पेट्रोल मत खराब करो, राइट। मोटिव्स क्या हैं, किस उद्देश्य से आप मैसेज फ्लोट कर रहे हैं। तो अगर आप ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो मोटिव क्या बता रहा है, देशभक्ति मोटिव दिखा रहा है। अगर क्रिकेट की बात करें, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस की बात करें, मोटिव दिखा रहा है। एंड देन मोड, मोड मतलब आप ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, सामने जाकर बात कर रहे हैं, किस क्या मोड है, किस तरीके से, रेडियो में बात कर रहे हैं, टीवी में बात कर रहे हैं। तो अब आप देखेंगे कि टीवी में ऐड कम आने लगे हैं, मोबाइल पे ऐड ज्यादा आने लगे हैं। क्यों, क्योंकि मोड है ये, यहाँ पर लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो बहुत आसान है मेरे लिए उन तक पहुंच पाना और उनके एटीट्यूड को चेंज कर पाना किसी भी उद्देश्य को लेकर, किसी भी चीज को लेकर। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एग्जिस्टिंग एटीट्यूड के। एग्जिस्टिंग एटीट्यूड के अंदर में कंपोनेंट आ जाता है एटीट्यूड का, जो हमने पहले समझ लिया था ऊपर। कॉन्ग्रुएंट और इनकॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट और इनकॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि एक ही दिशा में अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड था तो मैं और पॉजिटिव करना मेरे लिए आसान होगा। अगर पॉजिटिव था तो नेगेटिव करना अगेन आसान होता है। पॉजिटिव को नेगेटिव करना आसान होता है, पर नेगेटिव को पॉजिटिव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसको बोलते हैं इनकॉन्ग्रुएंसी, ऑपोजिट साइड में, और इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी, मतलब सेम साइड में। नेगेटिव को और नेगेटिव, पॉजिटिव को और पॉजिटिव। तो ये क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट इन नेचर और ये इनकॉन्ग्रुएंट इन नेचर हुआ, राइट। तो इन तरीके से हम एटीट्यूड चेंज करते हैं ओवर द टाइम। एटीट्यूड चेंज के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हम एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे विच इज प्रेजुडाइसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब ये कैसे होता है। प्रेजुडाइस का मतलब होता है भेदभाव। भेदभाव कैसे सीखते हैं हम 5 तरीके से भेदभाव सीखते हैं। किसी भी व्यक्ति को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर, कोई एटीट्यूड टॉपिक को लेकर, जो प्रेजुडाइसेस हमारा दिमाग बना लेता है वो कैसे बनाता है। प्रेजुडाइस जो मेरे दिमाग में है सिर्फ कॉग्निटिव कंपोनेंट है। डिस्क्रिमिनेशन में कॉग्निटिव के साथ साथ बिहेवियरल कंपोनेंट भी है, कि अगर आपके घर में एक लड्डू है और आप 2 भाई बहन हैं और मम्मी ने एक लड्डू एक को दे दिया दूसरे को नहीं दिया तो डिस्क्रिमिनेशन है, राइट। एंड कैसे बनता है प्रेजुडाइस, बाय लर्निंग। हम अपने आसपास के माहौल से सीखते हैं भेदभाव करना, कि ये अच्छा आदमी नहीं है, ये अच्छा लड़का नहीं है। अभी बहुत सुसाइड के केसेस आ रहे हैं, उसमें देखने को मिलता है कि भैया बहुत परेशान कर रहे हैं। तो हम सीख रहे हैं, हम दूसरे धर्मों के बारे में सीख रहे हैं, हम किस व्यक्ति को, किस धर्म को कैसे हैंडल करना है उसको हम सीख रहे हैं। वो प्रेजुडाइस क्रिएट कर रहा है। अ स्ट्रॉन्ग सोशल आइडेंटिटी एंड इन ग्रुप बायस। अब रिलीजियस लीडर्स अगर हैं तो ये स्ट्रॉन्ग सोशल आइडेंटिटी है, तो वो रिलीजियस लीडर जो बोलेगा वो मेजॉरिटी तक फैलेगा। कोई पॉलिटिशियन अगर बहुत अच्छा है, जिसके बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं, वो कुछ बोलेगा तो बात फैलेगी। अगर कोई इन्फ्लुएंसर है वो कोई बात बोलेगा तो बात फैलेगी। स्ट्रॉन्ग सोशल आइडेंटिटी जो है वो प्रेजुडाइस क्रिएट करती है, और इसीलिए समय रहना अंदर गया था। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सोशल आइडेंटिटी है उसकी, और वो प्रेजुडाइस क्रिएट कर सकता है ओवर द पीरियड आने वाली जनरेशन के लिए। इसलिए वहां पर बैलेंस लगाना बहुत जरूरी हो जाता है कि किन चीजों में प्रेजुडाइसेस नहीं बनाने हैं। देन स्केप गोटिंग एक होता है। स्केप गोटिंग का मतलब बलि का बकरा। तो अगर जो मेजॉरिटी ग्रुप होता है वो माइनॉरिटी को कई बार बलि का बकरा बनाता है। जो बहुत पैसे वाला है वो अगर किसी पर गाड़ी चढ़ा दे फुटपाथ के ऊपर में, तो जो ब्लेम जाता है वो ड्राइवर को जाता है, ड्राइवर को स्केप गोट बनाया जाता है। इसी तरीके से सोशल स्ट्रक्चर में भी बहुत सारी जगह पर हम स्केप गोटिंग करते हैं, ताकि जो मेजॉरिटी है उसको फायदा मिले और जो माइनॉरिटी है वो बलि का बकरा बन जाए। कर्नल ऑफ ट्रूथ में क्या होता है, सब बोल रहे हैं तो सही होगा ऐसा मान लेना, ये कर्नल ऑफ ट्रूथ है। और सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी में क्या होता है
कि जो बात बताई गई है, प्रेजुडिस को जो बताया गया है उसको खुद ही फुलफिल कर रहा है व्यक्ति, राइट। तो एक एग्जांपल कि भैया दिल्ली के अंदर में एक स्लम एरिया था, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि स्लम वालों को उठाकर अच्छी जगह पहुंचा दिया जाए और ये जगह को खाली कर दिया जाए, दिल्ली में लोग आते हैं, बहुत गंदा लगता है। तो इन्होंने क्या किया, बकायदा एक प्रॉपर्टी बनाई, वहां पे सारे स्लम वालों को जो है वो घर देके वहां पे ट्रांसफर कर दिया प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर में। इन लोगों ने क्या किया, सब ट्रांसफर तो हो गए, कुछ दिनों के बाद वहां पर उसको किराए पे दे दिया और वापस से आके स्लम में रहने लगे। मतलब तुम गरीब हो और गरीब रहना चाह रहे हो, दैट इज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। उसी चीज को और मेंटेन किया जा रहा है, तो दैट इज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। कैसे हैंडल करेंगे प्रेजुडिस को? एजुकेशन और इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन से, लोगों को ये बात फैलाकर। तो ये इंडिया वो स्टेट है, वो कंट्री है जहां पर ये भी बताना पड़ता है कि भैया रोड पे और पटरियों पर खुले में शौच मत करो, है ना। तो वहां पर इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचाना जरूरी हो जाता है एजुकेशन और इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के थ्रू। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम गवर्नमेंट जो है वो ये काम करती है, चाहे वो अभी फॉर एग्जांपल आपके स्कूल्स में आपने देखा होगा कि शुगर के चार्ट्स बने हुए हैं, तेल के चार्ट्स बनाए गए हैं, बिकॉज एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना जरूरी है कि भैया ये शरीर के लिए चीज़ें नुकसान करती हैं ओवर द टाइम। इंक्रीजिंग इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट, तो स्कूल्स के अंदर में इसीलिए ये नहीं कर सकते कि एक पर्टिकुलर ग्रुप का आप स्कूल बनाओ, कम्युनिटी का स्कूल बनाओ, तो इट हैज टू बी मिक्सेस, कि यहाँ पे हिंदू भी आ सकता है, मुस्लिम भी आ सकता है और सिख भी आ सकता है, ईसाई भी आ सकता है, और इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट जितना हम बनाएंगे उतना ज्यादा प्रेजुडिस को हैंडल किया जा सकता है। और तीसरा है इंडिविजुअल को की आइडेंटिटी को हाईलाइट करना रादर देन ग्रुप की आइडेंटिटी को। इसीलिए जब टेररिज्म होता है तो कई बार गवर्नमेंट को आपने सुना होगा, G20 समिट में आपने सुना होगा कि ये बोलते हैं कि टेररिज्म हैज नो रिलीजन, बिकॉज जैसे ही आप टेररिज्म को रिलीजन के साथ जोड़ दे रहे हैं तो एक ग्रुप आइडेंटिटी बन जा रहा है और उसकी वजह से उस रिलीजन के अंदर हर व्यक्ति को टेररिस्ट माना जा रहा है। हालांकि ये कई बार सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी में ही लेकर चल जाते हैं, जानबूझ के ही वैसा करते हैं, उनको और कुछ आता ही नहीं है। वही कम्युनिटी बार बार हरकतें कर रही होती है जिसकी वजह से मेरा प्रेजुडिस जो है वो और स्ट्रांग होने लगता है उन चीज को लेकर, राइट। तो ये सारी चीजों से प्रेजुडिस को कम करने की कोशिश ओवर द टाइम की जा सकती है, बट इन चीजों की वजह से कई बार काम होता नहीं है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ क्लैरिटी।